नमस्कार, NTV इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जातीय जनगणना करने की घोषणा करने के साथ ही जातीय संगठनों की खुशी का ठिकाना नहीं है और इसमें वो अपना बहुत बड़ा लाभ देख रहे हैं और इसी के चलते उन्होंने अपने संगठनों की बैठक भी तेज कर दी है। मध्य प्रदेश में विभिन्न जातियों को समेटकर साथ चलने वाले संगठन मध्य प्रदेश वैश्य महासम्मेलन संगठन ने 3 मई को सीधी जिले में अपने संगठन की क्षेत्रीय बैठक बुलाई, जिसमें वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष सुधीर अग्रवाल, प्रदेश मंत्री भोला प्रसाद गुप्ता, कई जिलों के पदाधिकारी, जिला इकाई के जिला अध्यक्ष दिनेश गुप्ता, आलोक केसरी, महिला पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। इस बैठक में वैश्य महासम्मेलन संगठन ने अपनी सामाजिक गतिविधियों पर चर्चा और विचार विमर्श किया। वहीं जातीय जनगणना कराए जाने के विषय को लेकर संगठन को उससे मिलने वाली ताकत को लेकर व्यापक रणनीति तैयार की। वैश्य महासम्मेलन के संगठन के पदाधिकारी का मानना है कि उनके संगठन में बहुत सी जातियां हैं जिनकी वास्तविक संख्या का उन्हें पता नहीं था। अब जातीय जनगणना होने के बाद उन्हें उनकी वास्तविक ताकत का अंदाजा हो जाएगा। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता के संरक्षक वाली वैश्य महासम्मेलन संगठन का आज क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी का विशेष सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जातीय जनगणना करने के फैसले को लेकर विशेष चर्चा हुई। वैश्य महासम्मेलन के पदाधिकारी ने जातीय जनगणना को लेकर व्यापक रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है। उनका मानना है कि जातीय जनगणना के बाद उनके संगठन की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी और उन्हें अब राजनीतिक तौर पर भी इसका सीधा लाभ मिलेगा, क्योंकि उनके संगठन में बहुत सी ऐसी जातियां हैं जो सम्मिलित है, जिनकी गणना होने के बाद चाहे कोई भी सरकार हो, उनके सलाह या उन्हें नजरअंदाज करके जनप्रतिनिधि चुनने और टिकट वितरण के फैसले नहीं ले सकेगी। वैश्य समाज के लिए जातीय जनगणना वरदान है। अभी वैश्यों की कोई गिनती ही नहीं होती, राजनीतिक दल आकी नहीं रहे, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हमारे 46-47 घटक हैं। जब वो 47 घटकों को कुल मिलाकर वैश्य समाज के रूप में हम सरकारी आंकड़ा राजनीतिक दलों के सामने प्रस्तुत करेंगे, ये पहला अवसर होगा जब ओबीसी के समकक्ष हम खड़े नजर आएंगे। हो सकता है राजनीतिक दलों का नजरिया हमारे बारे में बदले। जातीय जनगणना को लेकर ऐसे संगठन जिनके संगठन में कई जातियां शामिल हैं, उनके हौसले काफी बुलंद हैं। उन्हें लगता है कि अब जनगणना के बाद उनकी ताकत में जब इजाफा हो जाएगा तो कोई भी पार्टी, दल, कोई भी सरकार बिना उनके सलाह मशवरे के कोई फैसला नहीं ले पाएगी। यहां तक कि चुनाव के टिकटों के बंटवारे के लिए भी उनकी रजामंदी जरूरी होगी, वरना वह उनका खेल बिगाड़ सकते हैं। कोरोना काल के दौरान देश विदेश की ना जाने कितनी जनता को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था और ना जाने कितने लोग परेशानी और मुसीबत का शिकार हो गए थे। कोरोना काल खत्म होने के बाद जनता की बहुत सी समस्याएं खत्म हो गई, लेकिन सीधी जिले में थोक सब्जी का व्यापार करने वाले सब्जी व्यापारियों की समस्या आज भी जस की तस बनी हुई है। सीधी शहर में थोक सब्जी का व्यापार करने वाले व्यापारियों को कोरोना काल के दौरान उन्हें शहर से हटाकर शहर के बाईपास स्थित सुविधा विहीन एक सुनसान जगह पर मंडी लगाने की अनुमति दी गई थी, जिसमें विगत 6 वर्षों से सब्जी मंडी व्यापारी धूप, बरसात और सर्दी का सितम सह के बिना किसी सुविधा के व्यापार कर रहे थे। इस दौरान व्यापारियों ने कई बार धरना प्रदर्शन कर अपनी समस्या से प्रशासन को अवगत कराया। इसके बाद प्रशासन ने एक नई मंडी का निर्माण भी कराया, लेकिन अब उस मंडी के बन जाने के बाद व्यापारी और किसान यह कहते हैं कि मंडी में पर्याप्त सुविधा और जगह नहीं है। बात इसी को लेकर रुकी हुई है। किसान नई मंडी में नहीं जा रहा और मुसीबत परेशानी झेलने के लिए तैयार है। थोक सब्जी मंडी की इसी समस्या पर NTV इंडिया न्यूज़ की रिपोर्ट देखिए। इस देश में कोरोना काल के बाद कहने को तो बहुत सारी स्थितियां, परिस्थितियां बदल चुकी है। लॉकडाउन भी खत्म हुए, कई वर्षों बीत गए, लेकिन नहीं बदला है तो सीधी जिले की थोक सब्जी मंडी। आपको बता दें, कोरोना काल के लॉकडाउन की वजह से थोक सब्जी मंडी को 20 शहर से हटाकर बाईपास के सड़क किनारे ले जाया गया था, जहां पर लॉकडाउन खत्म होने के कई वर्षों बाद भी सीधी जिले का थोक सब्जी व्यापारी और किसान यहां आकर यहां की असुविधाओं की वजह से परेशान हो रहे हैं। यहां ठंडी, गर्मी और बरसात की भीषण मार के बीच व्यापारी अपना व्यापार करने और किसान अपनी फसल बेचने को मजबूर है।
आपको बता दें कि इनकी व्यवस्था को बनाने के लिए सरकार ने एक नई मंडी का भी निर्माण किया है, लेकिन अभी भी उससे किसान संतुष्ट नहीं है। यहाँ 2021 से आए हैं हम लोग और 2021 से इसी धूप में तप रहे हैं, चाहे धूप हो चाहे बरसात हो चाहे ठंडी हो। ठंडी में सुबह को कोहरा यहाँ रहता है, कोई व्यवस्था नालाओं की व्यवस्था, किसी प्रकार की व्यवस्था। नेता से बात किए, मंत्री से बात किए, सब आए कि हाँ ठीक है 6 महीने में तस्वीर बदल देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन आज तक किसी प्रकार का कोई न शासन से कोई लाभ मिल रहा है न तो प्रशासन से। और सब बाकी आपके सामने दिख रहा है, यहाँ अपना यही पन्नी लगा के जिंदगी बसर कर रहे हैं, बस मर रहे हैं धूप में। जानवरों से बदतर जिंदगी हो गई है। हर जिलों में लोग मंडी हाईटेक हो गई, सरकार सुविधा दे रही है। यहाँ 5 साल से आप लोगों की सब सुविधा बंद है, इसके पीछे कौन है, क्या मानते हैं आप? अब इसके पीछे मैं किसी को क्या कहूँ कि किसको क्या मानूं। सरकार कहाँ ध्यान दे रही। बहरी में इससे बेहतरीन मंडी बाहरी में बन गई। रीवा में 23 एकड़ में सब्जी मंडी बनी है और पूरी व्यवस्था सर्व सुविधा युक्त। यहाँ भी तो बनाए हैं, यहाँ बनाए हैं तो बरामदा 8 फीट का बना है। 8 फीट में क्या करेंगे हम लोग भाई? हम लोगों को 4-4, 5-5 गाड़ी माल आता है, कहाँ माल रखा है कहाँ बेचे हैं। संतुष्ट नहीं है आप लोग? कोई संतुष्ट नहीं है हम लोग। नई मंडी से नहीं वहाँ जो संतुष्ट सुविधा है पर्याप्त नहीं है। अभी कोई उसमें कोई सुविधा नहीं है। बस वही क्या कह रहे हैं आप लोग को जाने के लिए कह रहे हैं? जाने के लिए प्रशासन बोल रहा है कि आप लोग जाइए, वहाँ नगर पालिका बोल रहा है जाइए अभी आप लोग, लेकिन भाई अभी जब व्यवस्था ढंग से हो तब ना हम लोग जाएं। बोले कि लाइट लगवा देते हैं, ये करवा देते, वो करवा दे रहे हैं, कुछ नहीं हुआ अभी तक। ऐसा भी नहीं है कि सीधी जिले के सांसद और विधायक, नगर पालिका के अधिकारी शहर के थोक फल सब्जी मंडी विक्रेताओं की समस्याओं से वाकिफ न हो। सरकार ने पूरा प्रयास करके मंडी और टीन शेड का निर्माण करा भी दिया है, बाउंड्री बनवा दी है, लेकिन मंडी विक्रेता वहां जाने के लिए अभी तैयार नहीं हो रहे हैं। वो और सुविधा चाहते हैं। अभी हाल ही में जिला प्रशासन के साथ हुई एक बैठक में थोक फल सब्जी विक्रेताओं ने नई मंडी में जाने की बात स्वीकार कर ली थी और उसके लिए तारीखें भी तय हो गई थी, लेकिन फिर अचानक ना जाने क्या बात पड़ गई और फिर से सब्जी विक्रेताओं ने नई मंडी में जाने से अपने आप को रोक लिया। कोरोना काल के लंबे समय के बाद लॉकडाउन खत्म होने के कई वर्षों बाद भी सीधी जिले के थोक सब्जी विक्रेता और किसान अब इस बात पर अड़े हुए हैं कि नई बनी हुई थोक सब्जी मंडी में उन्हें बेहतरीन सुविधाएं और ज्यादा जगह दी जाए। ऐसे में अब देखना है कि प्रशासन क्या रास्ता निकालता है। एनटीवी इंडिया न्यूज के लिए धर्मेंद्र की रिपोर्ट। 2 मई को सीधी जिले के प्रवास पर आए मध्य प्रदेश के मंत्री और सीधी जिले के प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल का वैश्य महासम्मेलन जिला इकाई सीधी द्वारा शहर के एक विवाह घर में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। अभिनंदन समारोह में पधारे जिले के प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल का वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश महामंत्री भोला प्रसाद गुप्ता, जिला अध्यक्ष दिनेश गुप्ता, वैश्य महासम्मेलन के पदाधिकारी आलोक केसरी, वैश्य महासम्मेलन की कई महिला पदाधिकारी ने माल्यार्पण करके उनका स्वागत अभिनंदन किया। इस दौरान वैश्य महासम्मेलन के पदाधिकारी ने प्रभारी मंत्री को साल श्रीफल देकर, गजमाला पहनाकर और उन्हें अभिनंदन पत्र देकर उनका जोरदार अभिनंदन किया। इस दौरान वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश महामंत्री भोला प्रसाद गुप्ता ने प्रभारी मंत्री को आश्वस्त किया कि उनका समाज की किसी भी परिस्थितियों में मदद के लिए तैयार रहेगा। 2 मई को वैश्य महासम्मेलन मध्य प्रदेश जिला इकाई सीधी ने मध्य प्रदेश के मंत्री दिलीप जायसवाल के अभिनंदन समारोह का आयोजन सीधी शहर के एक विवाह घर में किया, जहां पर वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश महामंत्री भोला प्रसाद गुप्ता ने माल्यार्पण करके उनका स्वागत और अभिनंदन किया। अभिनंदन समारोह के दौरान सीधी जिला इकाई के अनेक पदाधिकारियों ने भी मंत्री दिलीप जायसवाल का स्वागत और अभिनंदन किया। वैश्य महासम्मेलन के अभिनंदन के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। इस दौरान वैश्य महासम्मेलन के सभी पदाधिकारियों ने प्रभारी मंत्री का गजमाला से भी स्वागत किया। स्वागत वंदन अभिनंदन किया जाएगा।
अभिनंदन के दौरान मध्य प्रदेश वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश महामंत्री भोला प्रसाद गुप्ता ने प्रभारी मंत्री का वाणी के माध्यम से स्वागत करते हुए कहा कि हमारा वैश्य समाज आपके सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। इस मौके पर मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि आपका वैश्य समाज सभी के मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है। आपका समाज की भलाई और कल्याण के लिए लगातार काम कर रहा है, हम इसकी प्रशंसा करते हैं। कार्यक्रम के अंत में सभी ने प्रभारी मंत्री के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। कलेक्टर सुरुचि सोमवंशी द्वारा आदेश जारी कर सीधी जिले की प्रमुख नदियों, नालों एवं स्टाफ डैम के प्रवाह में निरंतर कमी के फलस्वरूप जिले में पेयजल संकट की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना को देखते हुए पशुओं सहित जिले की आम जनता को पेयजल प्रदाय सुनिश्चित बनाए रखने के लिए मध्य प्रदेश पेय परिरक्षण अधिनियम 1986 तथा मध्य प्रदेश पेयजल परिरक्षण संशोधित अधिनियम 2002 की धारा 3 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण सीधी जिले की राजस्व सीमा के अंतर्गत तहसील रामपुर, नैकिन, चुरहाट, गोपद, बनास, सिहावल, बहरी, मझौली, मड़बास एवं कुसमी को 2 मई 2025 से 15 जुलाई 2025 अथवा वर्षा प्रारंभ होने तक जलाभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 6 के तहत सक्षम अधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त किए बगैर ट्यूबवेल का उत्खनन प्रतिबंधित रहेगा तथा नदियों, नालों, स्टाफ डैम से पेयजल को छोड़कर अन्य प्रयोजन हेतु पानी लेना प्रतिबंधित रहेगा। संबंधित अनुविभाग के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को सक्षम घोषित किया गया है। उक्त आदेश शासकीय नलकूप उत्खनन पर लागू नहीं होगा तथा इस आदेश का उल्लंघन उक्त अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय होगा। रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया कि विगत दिनों नैनीताल में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई थी, जिसके बाद आक्रोशित जनता ने शहर की सड़कों पर उतरकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया था। इस दौरान प्रशासन ने आरोपी के खिलाफ कार्यवाही करते हुए उसके अवैध आक्रमण से बेदखल करने के लिए भी नोटिस दिया था, जिसके विरोध में आरोपी पक्ष उत्तराखंड हाईकोर्ट गया था, जहाँ सुनवाई करते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी मोहम्मद उस्मान के घर को तोड़ने के नगरपालिका के आदेश पर अस्थायी रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने इस मामले में नगरपालिका द्वारा सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन न करने पर नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने नगरपालिका के आदेश पर अस्थायी रोक लगा दी है और नगरपालिका द्वारा जारी किए गए नोटिस को वापस लेने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि नगरपालिका ने सुप्रीम कोर्ट में दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया है, जिसमें कम से कम 15 दिन का नोटिस लेना अनिवार्य है। अदालत ने नगरपालिका की गलती को स्वीकार किया और कहा कि आरोपी की जेल में मौजूदगी के बावजूद ऐसा नोटिस जारी किया जाना अनुचित है। कोर्ट ने पुलिस की भूमिका पर भी गंभीर टिप्पणी की है और कहा कि आरोपी की गिरफ्तारी के बाद शहर में तनाव और विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस व प्रशासन की निष्क्रियता सामने आई है। मामले की अगली सुनवाई मंगलवार 6 मई को होगी। और अब से प्रादेशिक हलचल। फिर 5,000 करोड़ का कर्ज लेगी मोहन सरकार। एमपी पर पहले से 4.21 लाख करोड़ का कर्ज। किसान को जबड़े में दबाकर ले गया बाघ। बालाघाट में ग्रामीणों के शोर मचाने पर भी नहीं छोड़ा, खेत में काम कर रहे थे। जबलपुर 4 साल की मासूम से रेप का आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने 15 फोटो से कराई पहचान। और रायसेन में एमपी में लेडी सब इंस्पेक्टर लफ्जियात की शिकार बनी। एहतियात ने खुद को अमन बताकर शादी की, रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट से खुला राज। और अब से राष्ट्रीय हलचल। उमर अब्दुल्ला के बाद नौसेना प्रमुख पीएम से मिलने पहुंचे। पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल अब्दाली का टेस्ट किया। गोवा के सिरगांव में भगदड़, 7 की मौत, 50 घायल। बिजली तार गिरने से हादसा। कांग्रेस बोली मोदी मणिपुर से दूरी बनाए हुए हैं, शाह स्थिति संभालने में विफल। और कर्नाटक में बजरंग दल नेता मर्डर केस में 8 गिरफ्तार। मंगलुरु में 6 मई तक लगा कर्फ्यू। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।